हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा है लेक्चर 3 और डे 3। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए एक बार बता दें कि हम लोग अपने इस चैनल पे घटना चक्र भौतिक भूगोल की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे 3 है। और इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं। जो लोग भी नए आए हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे और बेल आइकन दबा ले, आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं और आप उसको समझ लीजिए। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन जो है, देखिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक, जो 4 प्राकृतिक प्रदेश है भारत के, वो कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। और इसके देखिए, भारत को जो विभाजन का क्रम है वो इसके साथ देखा जाए तो इनको 6 उपभौतिक विभागों में बांटा जाता है। ये है भारत का नक्शा। अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए, ये वाला जो एरिया है ये हमारा भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया हमारा है ये मध्य भूमि का क्षेत्र है। और आपका ये दक्कन का पठार है। यहाँ पे पूर्वोत्तर हिमालय की पूरी रेंज आती है। और ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है और ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान है। ये लक्षद्वीप समूह और ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, अगर हम इसको देखा जाए भौतिक वन पे तो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला यानी ये वाली, ये पूरी, ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर उत्तर भारत का मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल यानी ये वाला राजस्थान का एरिया, इसको थार बोलते हैं, पर्वतपतीय पठार, ठीक, तटीय मैदान, ये हमारे तटीय मैदान दोनों, पश्चिम और पूर्वी, और द्वीप समूह। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्नों की सीरीज पे आते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न सीरीज है, भारत के, एक मिनट में इसको सर्च करता हूँ। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत स्थलपिंड सरका है। देखिए, इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको कि लंबे समय काल से जो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट हैं वो संचलन करती हैं, यानी वो घूमती हैं, यानी वो सरकती हैं। तो इसको देखा जाए तो देखिए, ऑप्शन हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर। यानी देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल का पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक, और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये अभी कई परीक्षा में आपको दिखाई देगा। देखिए, ये वाला प्रश्न बना है ना। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। तो किसका? गोंडवाना लैंड का था ये। ठीक है, अब आते हैं। देखिए, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा कितने प्राकृतिक प्रदेशों में। अगर प्राकृतिक प्रदेश पूछता है तो आपका ऑप्शन 4 होगा। और यदि पूछता है कि भारत को कितने विभागों में विभाजित किया जाता है तो आपका ऑप्शन 6 होगा। देखिए, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। ठीक, लेकिन देखिए, भारत को 6 उपभौतिक उपप्रदेशों में भी विभाजित किया जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। अब देखिए, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखिए, पाताल तोड़ कुएं का मतलब पहले समझ लीजिए कि पाताल तोड़ कुएं का मतलब क्या है। कि जैसे मान लीजिए ये कोई भूमि है, यहाँ से आपको एक बैग नीचे की तरफ कोई गहरा खड्डा मिल जाए, और ये चलते चलते वो जो ऐसे ऐसे मिलेंगे या ऐसे ऐसे मिलेंगे, इस आकार के मिलेंगे, इसको हम पाताल तोड़ कुएं होते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं जो उत्तराखंड के तराई भाग में मिलते हैं। देखिए, पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। ठीक, प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे में के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं।
और केवल उत्तराखंड के। भारत में भू आकारों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आप जान रहे हैं कि यह ऑप्शन हमारा गलत है। गलत इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट से हुई है और गोंडवाना से हुई है। तो जैसे आप जानते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत होता है। 4 गलत होने का मतलब कि हमारा ऑप्शन ये गलत और ये गलत। ठीक, अब बच्चे हमारे पास ऑप्शन ये दोनों। ठीक, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक यहाँ पर सही। देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही यानी आउटलर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंथन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, इसलिए हमारा कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है, 2 भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों से समझ एक अग्रगर्त यानी फोर डिप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी से विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अतः कथन 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, चीनी प्लेट के विरोध से नहीं हुई है। टेक्टोनिक सिद्धांत भी में नहीं आता। कथन नंबर 4 हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शन करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना जिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। देखिए, इसमें से आपको असत्य छांटना है। तो देखिए, ये वाला कथन तो हमारा सत्य है क्योंकि भौमिकीय से प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यानी ये वाला क्षेत्र ये सबसे पुराना है और ये वाला क्षेत्र नया है। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को, तो ये भी सुन सही क्योंकि हिमालय हमारा एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ, ये हमारा गलत ये है क्योंकि देखिए नदी जो है वो तट का निर्माण न करके उसको निर्माण समुद्र करते हैं और वहाँ की समतल भूमि करती है। गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। भारत का सबसे अधिक जो कोयला होता है वो गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है। देखिए, भारत के समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्मन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक, अतः सी असत्य है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें 2 सूची दी गई है, इन 2 सूचियों का मिलान करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं और इन प्रश्नों पे तो आपको अटेम्प्ट लेना ही चाहिए। देखिए, इसको मिलाने का देखिए, यहाँ पे सूची 1 सूची दूरी है। दक्कन ट्रैप, उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, प्री कैम्ब्रियन, और इधर आपका है अरावली, क्रिस्टेशियस और नर्मदा ताप्ती, कैम्ब्रियन। यहाँ देखिए 5, ये पैटर्न पे पुराने पूछा थे। देखिए, आप जानते हैं कि दक्कन ट्रैप जो था, दक्कन ट्रैप क्रिस्टेशियस काल में था। तो अगर आप दक्कन ट्रैप देखेंगे तो दक्कन ट्रैप हमारा इसमें से यानी ये वाला मिल जाएगा, यानी 1 का 3, ठीक 2 मिल गए। और दूसरी बात, नर्मदा तापी जो है वो जलोढ़ निक्षेप यानी अत्यंत नूतन काल में है, यानी ये वाला हमारा मिल जाएगा। तो जैसे आप मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई थी। और अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, जो सबसे पुराना है ये वाला। ठीक, इसलिए अरावली सबसे पुरानी पर्वत माला है पूरी दुनिया की। नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, मीठे पानी की झील के लिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी है। देखिए, भारत की भूमि का जो सबसे निचला भाग है वो ये वाला भाग है, ठीक। यानी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड या कुट्टानाडु। देखिए, केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाडु सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, अच्छा कमेंट करिएगा कि FAO की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइएगा जरूर आप इसको, ठीक है। द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। देखिए, इससे आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि FAO की स्थापना कब हुई थी और FAO का हेडक्वार्टर कब। देखिए, प्रश्न से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आप केवल प्रश्न सॉल्व मत करिए, उस प्रश्न में जो संभावित फैक्ट हैं उस फैक्टों को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आयोग प्रश्नों के फैक्चुअल नॉलेज से ही नए प्रश्न बनाता है। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि अगर ये भारत है तो भारत का जो ये वाला एरिया है ये हमारा मरुस्थल है, और ये हमारा सिंधु क्षेत्र में आता है, क्योंकि सिंधु नदी ऐसे गिरते हुए इधर की तरफ आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। भारत का विशालतम मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तारित इस क्षेत्र को पश्चिमी सिंधु द्वारा सिंचित किया जाता है, यह सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये BPSC का है, और बिहार का जो रोहतास का पठारी एरिया है, यानी रोहतास का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमारा धारवाड़ तत्व नहीं है, बाकी सब के सब आते हैं। देखिए, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिणी पूर्व बिहार के अंदर, इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूरचना भाग कैमूर एवं सोन नदी घाटी का रोहतास में पाई जाती है। अब आते अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो देखिए, चट्टानों की कई प्रणालियां होती हैं, जिसमें से गोंडवाना सबसे नवीनतम प्रणाली है। तो अब इसको आप समझ लीजिए, धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से, देखिए मतलब टूटना फूटना होता है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अबरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाया जाता है। कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, विंध्यन क्रम के चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत ही पाया जाता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। देखिए यहाँ पे फैक्ट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा कोयला तो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा सबसे न्यून होती है। अब देखिए, अगर पूछा जाए इसमें से तो सबसे, अगर इसको क्रम में लगाने से पूछा जाए तो ये क्रम में सबसे पुराना कौन सा है, तो पहले धारवाड़ आता है, फिर हमारा कुडप्पा, फिर हमारा विंध्यन, और सबसे लास्ट हमारा गोंडवाना। अगर एक क्रम में पूछा जाए तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, JD डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि इसमें एक कथन दिया होता है, दूसरा कथन 2 दिया होता है। अब ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है
कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। कथन एक तथा कथन दो दोनों सत्य हैं। कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है। कथन एक असत्य है परंतु कथन दो असत्य है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये वाला फैक्चुअल आपका है, ये जेडी डाना ने नहीं किया था। ठीक है, इसको जेडी डाना ने नहीं किया था। जैसे ही आपको ये ऑप्शन पता चलता है, यानी आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब देखिए, इसको किया कितना था, इसको टीएस हालैंड नाम के एक भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने इसको बताया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टीएस हालैंड द्वारा लाया गया था। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे नए क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिकतम हैं। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है। तो देखिए, गंगा का मैदान यानी पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, और इसके बाद हमारा आता है क्रस्ट प्लेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी जियो सिंक्लाइन, यानी गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक, देखिए अब ये क्या, गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन या भू अवनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हमारा भारत का जो भौतिक विभाजन का पार्ट था वो खत्म होता है, यानी हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, भारत का पर्वतीय प्रदेश। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत भूगर्भीय रूप से हुआ युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलत पर्वत श्रृंखला है। यानी जो हिमालय हमारा वो है, वो न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई यानी औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर से फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में प्रदेश में 150 किलोमीटर। अगर मतलब ये कहें कि ये देखिए, अगर आप इस मैप को, अगर मैं आपको एक मिनट इसको बताता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो ठीक है, यानी ये हमारा है, यानी ये हमारा पूर्वी हिस्सा है और ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है। यानी पूर्वी हिस्सा हमारा मोटाई में है और यहाँ आके पतला होता चला जाता है। यानी भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। जो आपको बता रहा था पहले, हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर एवं वनों के तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब देखिए कौन सा है। पहला ट्रांस हिमालय, यानी जो तिब्बत का जो एरिया है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय, ये महान हिमालय इसको बोलते हैं। लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। ब्राह्म हिमालय, बाह्य या इसको शिवालिक हिमालय। देखिए, हिमालय का अंदर उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है। कई बार क्या होता है कि आपको चारों देगा विकल्प में और कहता है कि उसको आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाइए। इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। यदि आप इसको गलत करते हैं तो आप यकीन मानिए परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। अगर आप ऐसे मतलब ये हमारा अगर हिमालय है, देखिए ऐसे, तो आप इसमें देखिए ये वाला एरिया हमारा ट्रांस हिमालय है, ये हमारा बृहद हिमालय है, ये हमारा लघु हिमालय, और सबसे आउटर एरिया हमारा कौन सा है, ये हमारा शिवालिक हिमालय है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ के देखें तो ये नॉर्थ एरिया है, ये साउथ एरिया है। इसको अपनी कॉपी में बना के नोट जरूर आप कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले पार्ट पे। देखिए, ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक में हुआ था। इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय के अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था। ठीक है, बृहद हिमालय या महान हिमालय
हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था। लघु हिमालय का मध्य मायोसीन में हुआ था। और शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसका हुआ था प्लायोसीन युग में। चलिए अब लोग आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पे। देखिए मैंने बताया था ना, देखिए हाँ इस मैप को देख लीजिए। देखिए ये वाली श्रेणी हमारी काराकोरम है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है, और ये हमारा शिवालिक मीडिया है। कई बार क्या होता है, इसको भी आपसे बोलता है कि आप इसको नॉर्थ टू साउथ में लगाइए। तो देखिए ये हमारी सबसे उत्तरी श्रेणी है और शिवालिक हमारी सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। तो आप इसको भी अपने ऑर्डर में नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए निम्न वक्तव्य के ऊपर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, ये कथन है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप पहले कथन मत पढ़िए, पहले आप कारण पढ़ लीजिए और कारण के बाद कथन पढ़िए। आप इसको फिर आसानी से आप सॉल्व करने की मतलब स्थिति में आप आ जाएंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो इसलिए यहाँ ये कथन तो क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। ठीक, हिमालय से निकलने वाले सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ये बात सही है कि हिमालय से निकलने जो नदियां हैं उनमें वर्ष भर जल रहता है, लेकिन क्या यह कथन इस कथन की व्याख्या करता है? आप सोचिए, ये व्याख्या इसलिए नहीं करता क्योंकि हिमालय के पास जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी आती है और आपको बंगाली खाड़ी से भी आती है। ठीक, इसलिए ये इसकी व्याख्या को संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए इसकी उत्तर को देख लेते हैं। देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु यह इसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। मैंने कहा ना, देखिए प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं और कैसे रिपीट होते हैं आपको ये देखना है। तो देखिए आप जानते हैं कि हिमालय में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ पे बर्फ जमती है। ठीक, इसलिए उनका जो स्रोत है वो तो हिमालय है ही। इसीलिए यही कारण है कि ये नदियाँ सतत वाहिनी नदियाँ हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि भी करता है। आप देख लीजिए, हिमालय की रचना समांतर वलयों श्रेणियों में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर देखिए शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, अगर इन चारों में देखा जाए तो बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास ट्रांस हिमालय दिया होता तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम हो जाती है और सबसे नवीनतम कौन सी हमारी है? शिवालिक है। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक साम्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देखिए देश के पहला ऑप्शन है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों से अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान में इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो देखिए दोस्तों, ये अगर हमारा हिमालय है तो आप जान रहे हैं कि इसके इस पार जो एरिया है इसको बोलते हैं साइबेरिया का एरिया, यानी लवा रसिया का एरिया। और इस एरिया में हवाएं बहुत ठंडी बहती हैं। तो हिमालय क्या करता है, इन हवाओं को रोक देता है जिससे हमारे तरफ ठंड कम पड़ती है। हालांकि ठंड पड़ती है लेकिन ये हार्ड कोर ठंड नहीं पड़ती, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन ये तो सही है। और अगर ये सही होता तो ये इस एरिया में बारिश नहीं होने देती, तो हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा भी नहीं बनती और मानसून का जो प्रतिरूप होता वो भिन्न होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो
जाता है। अब देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुदृढ़ जलोढ़ मृदा में वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भी भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनाता। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियों में अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण भी करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो हम समतल मैदान को क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। देखिए, दो प्रकार के, एक भाबर और एक खादर और एक दाद और एक तराई। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है। ठीक है, देखिए, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह समानतः 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। देखिए, एक भाबर और एक खादर। आप बताइएगा इन दोनों में नवीनतम कौन है और भाबर और खादर में अंतर क्या है? कमेंट जरूर करिएगा इस पे। आप नहीं होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है। तो देखिए, हिमालय का पर्वत, देखिए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली। तो पर्वत पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। देखिए, हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस ताल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में किसका हिस्सा हैं? तो आप जान रहे हैं शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस कल्प में हुआ था? तो मैं इसको पहले बता चुका हूं कि शिवालिक जो थी वो सेनोजोइक काल में हुई थी। यानी शिवालिक या वायु हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। देखिएगा, ऑप्शन में आपको प्लायोसीन भी दे सकता है, इसलिए आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो देखिए, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है, अगर ऐसा प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो होती है वो 900 से 1100 मीटर होती है, लेकिन अब इसमें क्योंकि आयु उसका उत्तर जरूर दिया होगा, तो आप जो सबसे न्यूनतम विकल्प है आप वहां पर चुनिए। तो मैंने कहा कि ये 900 से 1100 मीटर है। तो आप देखिए 900 से 1100 मीटर के करीब यहाँ पे ऑप्शन ए आता। अगर ऑप्शन होता तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करता। देखिए, उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित? देखिए, कुमाऊं हिमालय का मतलब क्या है? जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया है उसको कुमाऊं हिमालय में रखा जाता है। तो कुमाऊं हिमालय का मतलब क्या होता है? सतलज और काली नदियों की जो बीच का हिमालय है उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। देखिए, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच की स्थिति को हिमालय को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय को हम असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको और बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए, अगर हम पूछे आपसे कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय का मतलब क्या है? सतलज और काली, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, सिंधु और सतलज के बीच को हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियां जो हैं इनके बीच के हिमालय को हम असम हिमालय बोलते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय किन किन नदियों के द्वारा विभाजित किया जाता है। चलिए आते हैं अपना। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मध्य भूमि का, अंतर पर्वत स्थिति का, गिरिपद का, अनुसमुद्री स्थिति का। तो देखिए, भाबर जो होता है वो गिरिपदीय स्थिति का उदाहरण है।
देखिए भाभर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको दोबारा वहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए मजेदार है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। आपको गहरे खड्डे मिलेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग मिलेंगे, मतलब नदियां आपको ऐसे ऐसे घूमती हुई दिखाई देंगी। समानांतर पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिलेगी। अब देखिए उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत में साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो देखिए आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे खड्डे तो मिलते ही हैं, आपको नदियां यू आकार में से घूमती हुई मिलेंगी। आप जब उत्तराखंड आएंगे तो आपको देखने मिलेगा, और समांतर श्रेणियां मिलती हैं पर्वत की। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 तो सही है। तो 1 2 3 अगर सही है तो देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक सही हो गया, अगर आपको ये नहीं पता होता तो भी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व ऐसे किया जाता है अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर ना पता हो तो। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पे अपने। लघु हिमालय स्थित है, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि लघु हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। मैं आपको पहले देखिए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वीडियो रोक के एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 पहुँचे हैं, मुझे 40 तक कराना है। तो शायद ये वीडियो 50 मिनट 55 मिनट का हो जाए, तो धैर्य रख के वीडियो देख लीजिएगा, आपका नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। और जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हों या जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, इससे बड़ा एक मोटिव मिलता है हम लोग को वीडियो बनाने के लिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जान लीजिएगा आयोग हमेशा पूछता है। तो देखिए आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ये लगाने के क्रम जान लीजिएगा, मैप बना के देख लीजिएगा और सीख जरूर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए दक्षिण से पहले की ओर, और देखिए अब यहाँ पे पहले हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण बनाया था, अब ये पूछना दक्षिण से उत्तर की तरफ। देखिए सबसे बाहरी हमारा कौन सा हिमालय है, शिवालिक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, लघु हिमालय आता है। फिर हमारा महान हिमालय आता है। उसके बाद हमारा ट्रांस हिमालय आता है। तो हमको 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए किसी में ट्रांस पहले है तो नहीं है, इसका मतलब चलिए ठीक है, मतलब ट्रांस की बात हटा दो। उसके बाद क्या हमारा आता है, महान हिमालय। तो महान हिमालय हमारा केवल ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का क्रम शिवालिक श्रेणी में है, उत्तर की ओर क्रमशः लघु, मध्य एवं महान हिमालय, और उसके बाद ट्रांस हिमालय आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है। तो नवीन पर्वत श्रेणी का मतलब क्या है, देखिए अरावली, अन्नामलाई, विंध्यन। देखिए ये सबसे पुरानी श्रेणी है, सॉरी अरावली। अन्नामलाई ये प्रायद्वीप पठार का है। शिवालिक हिमालय का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हमारा। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, और शिवालिक हमारा किसका है, हिमालय श्रेणी का एक भाग है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब देखिए इसमें क्या है, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते सही क्रम। देखिए यहाँ गलतियां होती क्या है कि लोग यहाँ ध्यान नहीं देते। यहाँ पूछा गया आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब ये साउथ है और नॉर्थ की तरफ पूछा गया है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि लोग जैसे नॉर्थ टू साउथ याद कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम है। ठीक, तो आप जब ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ लिए कि आपके किस श्रेणी में पूछा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलतियाँ आपसे जरूर हो जाएंगी। तो आपको मैंने मैप दिखाया था, उस मैप से आप देखिए सबसे पहले एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी। तो हम अपने ऑप्शन पे आते हैं कि देखिए सबसे बाहर हमारा कौन सा आता है। तो पहले ये समझिए, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख,
फिर काराकोरम। यानी सबसे उत्तर में हमारा कौन सा है, तो काराकोरम है। और सबसे दक्षिण में हमारा कौन सा है, तो पीर पंजाल है। यानी पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। ठीक, आप इसको आप चाहे कोड से चाहे मैप से, लेकिन देखिए इन प्रश्नों को हम सब मैप से ही प्रिपेयर किया करिएगा। लग रहा है ये वाला पार्ट गलत हो रहा है क्या, एक तो देखिए यहाँ पे जो सही क्रम है वो ये है कि सबसे पहले हमारा आएगा धौलाधर, धौलाधर, फिर हमारा जास्कर, फिर हमारा लद्दाख और फिर हमारा काराकोरम। ठीक, इसलिए हमारा अगर हम इस आपको अगर करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों ट्रांस हिमालय क्षेत्र में संबंधित है, जबकि धौलाधर प्रश्रृंखला लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, 18 नंबर पे। देखिए निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए आपको फिर से वही पर्वत देखिए, जास्कर पर्वत, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। फिर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। देखिए अगर आपको पूरा, अगर मान लीजिए आपको चारों ऑप्शन या चारों क्रम याद ना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या, उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली, तो सबसे उत्तर में, तो देखिए सबसे उत्तर, देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जो क्रम है वो हमारा पहले आता है पीर पंजाल, फिर हमारा आता है जास्कर, फिर हमारा लद्दाख, फिर हमारा काराकोरम। तो अगर मान लीजिए आपको चारों के क्रम याद ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि सबसे दक्षिण में जो हमारा है वो है पीर पंजाल और सबसे उत्तर हमारा काराकोरम। तो आप देखिए पहले पीर पंजाल हमारा कहाँ है। देखिए पीर पंजाल हमारे केवल 2 ऑप्शनों में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया। अब फिर आपको अंतिम वाला देखिए काराकोरम, तो काराकोरम देखिए इन दोनों में, यानी ये टफ क्वेश्चन हो गया, अब आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए काराकोरम के बाद हमारा क्या आता है, काराकोरम के बाद जास्कर आता है, सॉरी पीर पंजाल के बाद हमारा जास्कर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ये एक टफ क्वेश्चन था, यानी यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन याद होने चाहिए थे। देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता कि आप प्रश्न पढ़ते समय जब ऐसे आए तो ये वाले फैक्ट को बहुत ध्यान दिया करिएगा कि आपसे क्या पूछा, पूर्व से पश्चिम पूछ रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व पूछ रहे हैं कि उत्तर दक्षिण पूछ रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर पूछ रहे हैं। तो आपसे पूछा था एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो देखिए इसमें हमारा जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर बी है। पहले हमारा कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, यानी जो शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूरब से पश्चिम है, आपको देखिए ये है, यानी कुछ ऐसे है ये। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे कंचनजंगा है, ये हमारा एवरेस्ट है, ये अन्नपूर्णा है और ये धौलागिरी है। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। देखिए अजंता श्रेणी, कैमूर पर्वत, पालाकोंडा, पटकोई। तो ये आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए इसमें से कोई श्रेणी ऐसी है जो हिमालय की है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पटकोई श्रेणियाँ जो हैं ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं और ये सबसे नवीनतम होंगी। पटकोई बूम यानी पटकोई श्रेणियाँ ये कहाँ पर हैं, तो ये पूर्वी भारत में स्थित हैं। देखिए आपसे जब नवीन पूछा जाए और प्राचीन पूछा जाए तो हमेशा आप हिमालय श्रेणियों को देखिए। चलो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का
सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः सबसे नवीनतम कौन सा होगा? पटकोई श्रेणियां होंगी, जिसको पटकाई भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए, ये जो तीनों राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तीनों पटकाई, यानी अगर हम मैप को देखें तो ये ऐसे पटकाई भूमि हमारी आती है, और त्रिपुरा हमारा यहाँ पर है, इसलिए त्रिपुरा नहीं होगा। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। संलग्न मतलब टच नहीं करता, अटैच नहीं करता। अब मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं, ये एक फैक्ट है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से अटैच्ड हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पीर पंजाल हमारा किसमें? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम तक विस्तारित श्रेणी है। अब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मतलब क्या है कि ये करंट से था, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा से सही है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहली बात तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, क्योंकि कोई भी टनल, कोई भी रोड बनाया अगर जाता है तो हमेशा वो सामरिक दृष्टि से ही बनाया जाता है। अगर आपको किसी प्रश्न में आए, कोई टनल पूछे, कोई डैम पूछे या कोई रोड पूछे, तो सब सामरिक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होता है। ठीक, अब आते हैं हम, यह हिमालय और के पीर पंजाल और पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो देखिए, ये हमारा बनाया गया कहाँ पे? कश्मीर घाटी में। कश्मीर हमारी कौन सी है? पीर पंजाल। अगर आपको केवल ये 2 फैक्ट याद होते तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय से पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली और लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO। अच्छा, आप बताइएगा BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है और BRO की स्थापना कब की गई थी और BRO किस संगठन के अंतर्गत आता है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। ठीक, यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये वही क्वेश्चन है, सेम, इसको छोड़ रहा हूँ मैं। निम्न हिमालय श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को ये पार करती है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आसान सा क्वेश्चन है ये, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। देखिए, भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर में केंद्रशासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्वी बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। तो अक्साई चीन का भाग हमारा कौन सा है? लद्दाख का पठार। जो लद्दाख हमारा यूटी बनाया गया है, उसका जो पठारी एरिया है वो हमारा अक्साई चीन कहलाता है। देखिए, अक्साई चीन की अवस्थिति भारत और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो आप जानते हैं कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 और कुछ जगह 848 मिलती है। तो आप आराम से ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये एक अच्छा फैक्ट है, याद करिएगा। जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर है, लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प यहाँ पर सही होगा। हिमाचल पर्यायवाची शब्द है, तो किसका? हिमाचल का मतलब मध्य हिमालय, यानी हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो मध्य हिमालय में आता है। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है।
मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी में महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर 3 हुई। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और आपको उत्तर नहीं पता, तो देखिए भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट है जो दावा कर रहा है, इसलिए इसकी गलत होने की संभावना रहती है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी हमारा गलत होता है। अब आप जानते हैं पुलकित झील जो है 2 राज्यों की बाउंड्री पर आती है, इसलिए हमारा ये कथन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर केवल बी सही होता है। देखिए भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यानी इतने राज्य हैं। ठीक, अब देखिए पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए हमारा यानी यहाँ पे 6 राज्य हैं। अब पुलकित भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून झील था, इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी कथन नंबर 3 हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि यूपी में हिमालय का कोई हिस्सा नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हिमालय इसको हम कई बार हम लोग कर चुके हैं। सबसे पुरानी कौन सी हमारी अरावली है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो हमारा आसान सा हिमाद्री श्रेणी है। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताया वो सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे। तो पहली बात तो देखिए यह है कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो अगर आप जान रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा, हिमालय क्षेत्र है, तो यानी कथन तो हमारा सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी लॉन्गिट्यूडनल ट्रेन है। तो देखिए जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रेन होंगे वहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा कथन और कारण दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अब इसका फैक्चुअल आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको क्योंकि आसान। देखिए मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। देखिए इम्फाल बेसिन जो है एक सरोवरीय मैदान है, ये अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये भूल जाएंगे। देखिए पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। देखिए सरोवरीय मैदान कौन सा है, कश्मीर घाटी भी क्या है हमारा, तो ये भी एक सरोवरीय मैदान है। देखिए आपको यहाँ पे फैक्चुअल और मिलता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, एक कथन। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलता है। वह हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए जो वाह हिमालय है, तो वाह हिमालय में मानव सभ्यता के कोई अवशेष देखिए मानव सभ्यता के अवशेष हमेशा नदियों किनारे मिले हैं और हमेशा समतल मैदानों में मिले हैं, इसलिए हमारा कथन नंबर 3 एक चीज ये है। और देखिए लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी देखिए। मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन है, तो हमारा ये ऑप्शन तो पहले गलत होता है। अगर हमारा ऑप्शन ये गलत होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक सही हो गया। देखिए मुख्य हिमालय के परतदार चट्टान जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बा हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम गुफराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं,
यानी कथन 2 और 3 सही। देखिए अब ऐसा जब क्वेश्चन है तो हमेशा आप देखिए, अगर आपसे सत्य पूछा जाए तो आप असत्य ढूंढिए, और आपसे असत्य पूछा जाए तो आप सत्य ढूंढिए, फिर आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करिए और आपके उत्तर तुरंत आप पा जाएंगे। हिमालय किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? तो ये बहुत आसान है। देखिए, करेवा जो है कश्मीर हिमालय मिलता है। हिमालय कश्मीरी हिमालय भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। जाफरान केसर के लिए, इन जाफरानी केसर के लिए उपलब्ध होता है। अच्छा, केसर पूरी दुनिया में सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। चलिए, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड। कमेंट जो करिएगा। कैलाश पर्वत निम्न से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तिब्बत का है। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित। यह हिंदू धर्म में पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए, चोपऊ, लोहासे, अन्नामलाई, सिरुमलाई। देखिए, आप पहले जानते हैं कि अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत में है, और सिरुमलाई ये भी आपको दक्षिण भारत में है। तो जैसे आपको ये दोनों फैक्ट पता हुए तो देखिए आपका ये फैक्ट जो है, यानी ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, और ऑप्शन ए भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ऑटोमेटिक सही हो गया। तो देखिए, चोपऊ एवं लोहासु हिमालय पर्वत श्रेणियों में अवस्थित पर्वत श्रृंखला, जबकि अन्नामलाई, सिरुमलाई दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारत का भौतिक विभाजन और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र एक बड़ा टॉपिक खत्म किया है। यानी आज लगभग हम लोगों ने 40 यहाँ पे और करीब 20 के आसपास वहाँ, यानी हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। पहली बात तो इस सीरीज को इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर देखिए आपको लग रहा है सीरीज बहुत लंबी हो जा रही है, तो आप एक काम करिए, आप अपने यूट्यूब में सेटिंग करके आप 1.5 या फिर 1.25, यानी आप अपने स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को जल्दी जल्दी देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको घटनाचक्र पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस गर्मी के मौसम में जब आप किताब खोल कर ना पढ़ पा रहे हों तो उस समय आप अपनी लाइब्रेरी में, अपने कमरे पे या अपने बाग बगीचे में, जो लोग खासकर गाँव में रह रहे हों, ठीक, वहाँ क्या करिए, आप इस वीडियो को अपने ईयरफोन लगाइए और बैठ के सुनिए। देखिए, सुनने से और किसी और के अप्रोच से प्रश्नों के सॉल्व करने की संभावना ज़्यादा सही होती हैं। आप अकेले बैठ के सॉल्व कर रहे हो और यहाँ आप मेरे साथ कर रहे हैं और आप अपना भी लगा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये सीरीज़ आपको बहुत लाभ पहुँचाएगी। और सभी से अनुरोध है, यदि इस सीरीज से आपको कोई भी लाभ मिल रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ख़ासकर जो लोग शहरों में रह रहे हों या फिर जो लोग गाँव में हों, वो इस सीरीज़ को अपने अन्य मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। देखिए, जितने लाइक, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या शेयर होता है, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। इस गर्मी के मौसम का ये वीडियो है, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पे, यानी दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड